नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कार लूटकर भागे आरोपी को 24 घंटे के अंदर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार समेत किया गिरफ्तार। नर्सों की पूर्व चयन प्रक्रिया निरस्त अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। अवैध नशा कारोबारी के आशियाने व दुकान को किया गया जमींदोज और किसानों में फसल बीमा हेतु जागरूकता लाने निकाली गई बाइक रैली। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कार लूटकर भागे आरोपियों को 24 घंटे के अंदर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार समेत किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर फरियादी राहुल लोवंशी निवासी देवास द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि राहुल पांडे नामक युवक द्वारा इंदौर से कार क्रमांक MP 22T 1786 इनोवा बुक करके रीवा आया था। रीवा पहुंचते ही लोही बाईपास के पास कार रुकवाया और ड्राइवर से बोला, तुम यहीं रुको, मुझे कार दे दो, मैं आता हूं। इसके बाद ड्राइवर ने कार देने से मना कर दिया, जिसके चलते आरोपी ने ड्राइवर पर कट्टा तानकर उसे गाड़ी से नीचे उतारकर अपने साथी के साथ कार लेकर फरार हो गया। जल्दबाजी में राहुल का मोबाइल कार में ही छूट गया था, जिसे साइबर सेल के माध्यम से ट्रैकिंग में लगाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर गठित की गई टीम द्वारा संदेही आकाशदीप नामक युवक को उठाया गया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि गाड़ी लूटने की योजना हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। गाड़ी भी आरोपी के आवास में बरामद की गई। वहीं अतुल पांडे फरार है। इस संबंध में रीवा 24 ने थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की। नाम का जायसवाल, ये दोनों और एक है मेन आरोपी इसमें अंकित उर्फ छोटू पांडे। ये दोनों प्लान करके अंकित इंदौर यहाँ से गया, वहाँ पर एक प्राइवेट ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगा और वहीं से फिर उसने एक अभी ट्रेवल्स है इंदौर में, वहाँ से एक उसको धोखा दे करके अपनी फर्जी पता वता नोट करा करके और एक इनोवा बुक किया और बुक करके रीवा ले आया कि हमको माँ बाप को लाना है अपने। और जब रीवा आ गया वहाँ से एक अपने दोस्त को भी लेके आया साथ में कि चलो तुमको घुमा लाते हैं रीवा। उसको भी नहीं, घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था। और यहाँ जोरी पे आने के बाद चाय पिया साथ में, तीनों साथ में पिए। उसके बाद चोरी तालाब है वहीं पर, वहाँ फ्रेश होने के नाम पर तीनों गए कि चलो फ्रेश हो ले, फिर चलते हैं घर माता पिताजी को लेने। और जब तालाब के पास गए तो वहाँ पर वो कट्टा वट्टा दिखा करके उसको ड्राइवर को गाड़ी लेकर के भाग गया। भागने के बाद जो अपना जिसके साथ पहले से इसकी प्लानिंग थी कि गाड़ी को ले आकर के फिर बाहर ले जाके बेचेंगे, तो उससे बात किया। उसके बाद फिर ये दोनों मिल करके गाड़ी लेके और रवाना हो गए थे। दूसरे दिन दूसरा सूचना आने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर साइबर सेल के माध्यम से, साइबर सेल का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा, उनके द्वारा लोकेशन ट्रेस करके और वाहन को जब्त कर लिया गया है। एक आरोपी पकड़ लिया गया है, एक आरोपी मौके से भाग गया है, जिसको तलाश की जा रही, तत्काल पकड़ लिया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नर्सों की पूर्व चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। की जाएगी नए सिरे से नर्सों की भर्ती। पूर्व अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। रीवा के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगभग 1 वर्ष पूर्व नर्सों की भर्ती हेतु प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत 141 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिसमें से 3 शासकीय अभ्यर्थी भी शामिल थी। दीपावली के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई थी, परंतु नियुक्ति पत्र देने से पहले पूर्व में की गई भर्ती को निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते पूर्व चयनित अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि चयन होने के बाद से अभ्यर्थी निश्चिंत हो गए थे। दूसरी जगह उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। पिछले 1 साल से नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे थे। आप खुद सुनिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों ने क्या कहा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम सभी ये जितने भी हैं स्टाफ नर्स और इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। 11 नवंबर को हमारा रिजल्ट आया था कि आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और यहाँ के डीन से कमिटमेंट किया गया था कि दिवाली के बाद आपको हम ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन आज
दिसंबर का मंथ है, लेकिन अभी तक हमें कोई ज्वाइनिंग की नहीं दिया गया है। और हमने जब इनसे पूछा कि आप हमें ज्वाइनिंग क्यों दे रहे हो, तो उसमें ये रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम पहले सरकारी कॉलेज को रखेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे, उससे जो सीटें बचेंगी तो हम आपको देंगे। लेकिन जो हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये 1 साल पहले हमारा फॉर्म निकला था और उस फॉर्म में जितने भी जो नोटिफिकेशन आया था उससे पूरा सही तरीके से हो रहा है। हमारा इंटरव्यू पूरे तरीके से हुआ है, पूरा सभी सही चीज़ें हुई हैं। और हमारी वो नियुक्ति में भी जो सरकारी कॉलेज वाले हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई है और उसमें भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम पहले सरकारी वालों को लेंगे, तो हमारा ये कहना है कि हमें सबसे पहले आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए। और क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि अभी फिर से एक वैकेंसी निकाल दी है, उसी क्रमांक पे वैकेंसी निकाल दी है और उसमें ये बोले हैं कि जो लोग पुराने फॉर्म फिल किया था वो दोबारा फिर से फिल करें। तो हमारा इतना है कि हमें पहले ज्वाइनिंग दे दें। मतलब ऐसा वो वही चालू कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी तो इन्होंने केवल गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर के स्टूडेंट्स को बुलाया था। अब ये एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि हमें पूरे ऑल ओवर एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हम सारे बच्चों को बुलाएंगे और जो उसमें से जितने भी फॉर्म्स आएंगे। उस विज्ञापन में भी ये लिखा गया था कि पहली प्राथमिकता हम गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। जो हम उसमें 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो उसमें ये लिखा गया था कि पहली प्राथमिकता हम गवर्नमेंट कॉलेज को देंगे। तो सर उसमें तो पहले दे दिया है उन्होंने प्राथमिकता, फिर अब क्यों वो कर रहे हैं? अब इनका क्या कहना है कि केवल सरकारी देंगे? आप बोल रहे हैं कि केवल टोटली हम सिर्फ सरकारी कॉलेज को लेंगे, उसमें से आप लोग जो लोग भी बचेंगे तो फिर ये जो होल्ड में रखी गई है वैकेंसी, जो जितनी चयन प्रक्रिया लिस्ट है उसमें से लेंगे सर। बात तो वही हो गई, पहले प्रायोरिटी उनको देना था सरकारी कॉलेज वालों को, फिर आप लोगों को। यस सर। तो सर तो ये प्रक्रिया तो हो चुकी, ये फिर से सेम एक्सक्यूज देके दोबारा तो ये प्रक्रिया तो हो चुकी है सर, तभी तो पूरी फाइनल लिस्ट निकली है सर। आपका कहने का मतलब है कि इनकी मंशा ये है कि ये नियुक्ति को रद्द करके दूसरी नियुक्ति फिर से की जाए? नहीं, इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। 141 कैंडिडेट्स की ऑलरेडी वैकेंसी अभी फिर से निकाल दी उसी विज्ञप्ति के आधार पे। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जैसे फॉर्म आएंगे उसके बाद क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होंगे वो सिलेक्ट करेंगे ये, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हमें सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो हमारा कहना ये है कि हम जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पहले उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बाद ही अलग विज्ञप्ति निकाली जाए, अलग वैकेंसी निकाली जाए। इसमें नया क्या है? उसमें पहले भी कहा गया था कि शासकीय कॉलेज को प्रायोरिटी। तो अभी जो हमारा जो हुआ था ना, हाँ, जो हमारा जो रिजल्ट निकला है उसमें प्रायोरिटी दी गई है। यस सर, वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जब प्रायोरिटी गवर्नमेंट। सर एक्चुअली हुआ क्या था कि इन्होंने क्या किया कि पहले जो विज्ञप्ति आई थी इसमें इन्होंने सरकारी कॉलेज को इन्वाइट किया था, उसमें बच्चे आए थे, सिर्फ 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। ठीक है, सरकारी कॉलेज के लिए प्राथमिकता इन्होंने दी थी, उसमें 3 सेलेक्ट हुए और जितनी बची उसमें सब प्राइवेट कॉलेज से जितने उत्तीर्ण थे उनको इन्होंने दे दिया। उसके बाद ये इन्हीं की स्टेटमेंट थी और इसके बाद इन्होंने अब क्या किया कि वापस से वैकेंसी निकाल दी। हम लोग की चयनित प्रक्रिया की जो लिस्ट है उसको होल्ड में करके दूसरी इन्होंने वैकेंसी निकाल दी और उसमें सिर्फ इनका स्टेटमेंट ये है कि जो शासकीय कॉलेज से उत्तीर्ण हैं जीएनएम और बीएससी के, सिर्फ उनको हम लेंगे पहले और उसके बाद अगर बचती है सीटें तो प्राइवेट कॉलेज वालों को हम देंगे। ज्वाइनिंग से पहले आपको एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था, एनओसी मांगा था, तो एनओसी के लिए बहुत से लोगों ने रिजाइन कर दिया क्योंकि विदाउट रिजाइन तो आपको एनओसी मिलेगी नहीं। अब रिजाइन करने के बाद 1 महीने बाद इनकी स्टेटमेंट ये आ रही है कि हम आपको होल्ड कर दिए। तो जिन्होंने रिजाइन करके घर बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो इनको लेनी पड़ेगी ना कि वो उनका क्या। बहुत से लोग एजुकेशन लोन पे बैठे हुए हैं, जिनका लोन चल रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली है। अब वो उनके लिए ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बस इनका एक स्टेटमेंट ये है कि हम होल्ड कर दिए। और ये होल्डिंग की इनकी प्रोसेस 1.5 साल से चल रही है। 100 वैकेंसी को फिल करने में इन्हें 1.5 साल लगे हैं, अब पता नहीं आगे कितने साल ये लगाने वाले हैं। इस बात के लिए आपने किसी सक्षम अधिकारी से बात की है? हमने मोस्टली सबसे की है, कमिश्नर से बात की, डीन से बात की, जो अधीक्षक है वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट उनसे बात की, सबसे बात की। सबका सेम एक्सक्यूज कि हम पहले गवर्नमेंट वालों को बुलाएंगे। लास्ट टाइम आपने गवर्नमेंट वालों को बुलाया था, अब बोले हम फिर से बुलाएंगे। तो ऐसे तो आप फिर 2 महीने बाद जो स्टेटमेंट आज दे रहे हो कि हम प्राइवेट वालों को इसके बाद बुलाएंगे, फिर आप बोल दो कि हमको गवर्नमेंट वाले कम आए, हमें और बुलाने हैं। तो ये 1.5 साल से सिर्फ गवर्नमेंट को बुला रहे हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और शायद आगे भी 1.5 साल ऐसे ही करें। वहीं इस मामले में प्रभारी डीन मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने कहा पहले इस भर्ती में शासकीय कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट को प्राथमिकता दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। की जो शासकीय महाविद्यालय से निकले स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट, प्राथमिकता उनको पहले दी जाएगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है, इनका जो कहना है, उनका ये कहना था कि इसमें जो डिले हुआ है और इसी दौरान
ये शासन के दिशा निर्देश आ गए, इस वजह से थोड़ा सा उनके मन में असंतोष है। हम लोगों ने जवाब दिया है कि जब शासन इस प्रक्रिया में पूर्ण शासकीय छात्राओं को न ले पाएगी, वैसी परिस्थिति में इन लोगों को लिया जाएगा, ऐसा इनको हम लोगों ने आश्वासन दिया है। पहला विज्ञापन जो निकला था उसमें भी शासकीय कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया गया था और इस बार भी वही किया जा रहा, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नहीं, इस बार उन्होंने कहा है कि केवल उनको शासकीय ही लेना है। प्रथमतः एक बार जब निकला था उसमें कहा गया था शासकीय जो छात्राएं पास होकर निकली है इंदौर कॉलेज से, उन्हें लिया जाए। तो उसमें तकरीबन 9 जो है शासकीय छात्राएं जो वहाँ से पास हुई थी उनको लिया गया था। तत्पश्चात फिर शासन ने ओपन किया था, फिर उसके बाद अभी दिशा निर्देश यही है कि शासकीय है इनसे ही लेना है। तो शासकीय का आदेश बहुत पूर्व से थे। अभी हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि अगर शासकीय छात्राएं जो शासकीय कॉलेज से पास नहीं होती है तो वैसी परिस्थितियों में जो हमारी ये जो मेरिट लिस्ट है इसी में से फिर इनकी भर्ती की जाएगी, ऐसा इन्हें कहा गया है। तो हम लोगों ने इसका जवाब दिया है। इससे कोई कंफर्मेशन है कि नहीं, फिर पता चले कोई और डेट आ जाए तो फिर ऐसे ये बढ़ता जाए। और ये 1.5 साल हो चुके हैं अभी तक ये प्रक्रिया में। अब देखिए प्रक्रिया में समय तो लगता है, हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश है कि जितना जल्द हो उतना जल्द ये प्रक्रिया को पूरी कर ली। नियुक्ति पत्र मिलते मिलते फिर ये इसको कैंसिल किया जाने बड़ी बात होती है। प्रक्रिया में समय तो लग ही जाता है क्योंकि सब पूरे स्क्रूटनी में सबसे अधिक समय लगता है। नियुक्ति होना जी, इन बिटवीन अगर कोई भी चीज हाईलाइट होती है हमारी तो उसको हमको कंप्लाई एक बार करना पड़ता है। इस चीज का जवाब हम लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से सीएम हेल्पलाइन में भी भेजा है। चाहे तो सीएम हेल्पलाइन का जवाब आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो सीएम हेल्पलाइन का जवाब ये रहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन समझने में ये आ रहा है कि आप लोगों का पहला तो हमने जैसा पिछली बार भी बात की थी कि जो 11/11/2020 की चयन सूची है इट इज नॉट कैंसल्ड, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो गवर्नमेंट को हमने कॉल करने का हमारा बाध्यता है, फर्स्ट टाइम हम एक बार उनको मौका दे रहे हैं। प्राइवेट के लोग मेल, क्योंकि हमने उसमें मेल का भी माध्यम डाला है, तो मेल के माध्यम से जब हम प्राइमा फेसी में हमने देखा चीजें तो सिर्फ प्राइवेट के लोग फिर से आवेदन कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हमको बहुत ही इनफैक्ट अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया है उसको, लेकिन स्क्रूटनी करना बाकी है। तो उसके बाद जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमने अभी तक यही प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि जो पुरानी सूची हमारे अवेलेबल है उन्हीं में से लोगों को लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि इंदौर का एक स्पेशल केस ऑलरेडी पहले से चल रहा है क्योंकि वो बॉन्डेड होते हैं। अवैध कारोबारियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की पतासाजी कर नष्ट करने की दूसरी प्रक्रिया गुड़ के इटार पहाड़ निवासी मुकेश जायसवाल के आलीशान मकान व दुकानों को ध्वस्त करते हुए की गई। अवैध कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को नष्ट किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पहली कार्यवाही अवैध नशीली कप सिरप का कारोबारी इरशाद खान की दुकान को बुलडोजर चलाते हुए नष्ट किया गया। वहीं दूसरी कार्यवाही मुकेश जायसवाल के यहां की गई, जो कि लंबे अरसे से कोरेक्स शराब आदि का कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहा था। अभी हाल ही में एनडीपीएस के मामले में वह फरार बताया जा रहा है। आरोपी मुकेश जायसवाल द्वारा सीतापुर मार्ग पर रोड के किनारे लगभग 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करते हुए आलीशान मकान दुकान बनवाया था। साथ शेष बची जमीन पर ईंटा, बालू, गिट्टी आदि गिरवाकर बिक्री का कार्य करता था। इस जमीन के बारे में रिकॉर्ड की पतासाजी करवाई गई जो कि अवैध पाई गई, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कारोबारी का मकान जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई की जानकारी लगते ही पिछले कई माह से फरार आरोपी की लोकेशन गुड़ मार्ग में मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश को भी घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि आदतन अपराधी और नशा कारोबारियों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों की पतासाजी जोर शोर से की जा रही है। करीब दर्जन भर से अधिक कारोबारियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। कभी भी हो सकती है उन पर भी कार्यवाही। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश है कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, इसमें गुंडे, बदमाश, आपराधिक तत्वों जिन्होंने शासकीय संपत्ति पर कब्जा कर रखा है
उनके खिलाफ लगातार अभियान के तौर पर अभी 2 दिन पहले कार्रवाई की गई थी, कल भी कार्रवाई हुई, जिसमें एक सफ़ेदपोश माफियाओं ने मंदिर की आड़ में करीब नहीं है तो 1 एकड़ से अधिक ज़मीन नेशनल हाईवे वालों की हथियार रखी थी, उस पर कब्जा कर रखा था लंबे समय से। वो मुक्त कराई गई प्रशासन के साथ मिलके। उसी क्रम में गुड़ में भी एक अपराधी है जो मुकेश जायसवाल जिसका नाम है, उम्र 45 वर्ष है, उसके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें गांजा कोरेस तस्करी के भी 3 मामले दर्ज हैं, अड़ीबाजी का भी मामला दर्ज है। इसके जानकारी लगी थी कि इटार का रहने वाला है, इटार में इसका अच्छा खासा घर है, लेकिन इसने मुख्य मार्ग पर आकर करीब नहीं है तो 1 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है। 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट पर एक निर्माण कर रखा है, जिस पर ये अवैध गतिविधियां संचालित करता था। साथ ही वहां से कॉरेक्स वगैरह की भी सप्लाई की लगातार पुलिस को सूचना मिलती थी। प्रशासन के साथ मिलकर कल इसके विरुद्ध कार्रवाई करके उस पूरा ढांचे को गिरा दिया गया और उस पर पूरा शासकीय स्वामित्व स्थापित कर लिया गया है वापस से। इसने एक बोर भी करा रखा था, उस बोर को भी हमारे एसडीएम साहब ने मिलकर उसमें सार्वजनिक रूप से उसको जनता के लिए चालू करा दिया है। उसको गिरफ्तार भी किया गया, एक मामले में फरार भी चल रहा था एनडीपीएस के, उसमें उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। सीएससी रीवा ने बाइक रैली निकालकर किया किसान फसल बीमा के प्रति किसानों को जागरूक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सीएससी रीवा के तत्वावधान में बाइक रैली निकाली गई। साथ ही किसानों से अपील की गई कि अपने नजदीकी बैंक में जाकर फसल बीमा कराते हुए ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ लें। इस संबंध में संबंधित से रीवा 24 ने बात की। असल में किसान दिवस के अवसर पर जो है ये आपका सीएससी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए हमने रैली का आयोजन किया है, बाइक रैली का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है बीमा योजना का लाभ जो है प्रत्येक किसान को दिया जा सकता है, ताकि लोगों को जानकारी मिले, किसानों भाइयों को जानकारी मिले और अपना बीमा जो है अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत के कॉमन सेंटर से करा सके। उसके लिए हमने आज रैली का आयोजन किया है। साथ में अभी आपको जानकारी होगी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयुष्मान का कैंप आयोजित किया जा रहा है, तो हमने आयुष्मान के लिए भी रैली की है कि आयुष्मान जो है लोगों का बन रहा है, ग्राम पंचायत में ही आयुष्मान जाके बनवाएं और जो है अपना वहाँ पर लाभ लें आयुष्मान का जो है। और किसान भाइयों का जो है चाहे अन्य नागरिक हो, इन सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं कॉमन सेंटर के माध्यम के द्वारा। जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही जारी। आज भी आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर चला शासन का बुलडोजर। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। पहले पीली कोठी के पास से इरशाद खान की अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद इटौरा बाईपास पर स्थित परशुराम मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया गया। गुड़ थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारी का कब्जा हटाया गया। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन द्वारा चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिका ढाबा सहित आधा दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों से शासन की जमीन को मुक्त करवाया गया। वहीं तहसीलदार द्वारा बताया गया ये मुहिम निरंतर जारी रहेगी। आप खुद सुनिए मीडिया कर्मी से बात करने के दौरान तहसीलदार ने क्या कहा। हाईवे ये भारत सरकार की सड़क है, भूतल परिवहन विभाग की, और इसकी सड़क चिन्हित है। बहुत से सारे लोगों ने अवैध ढाबे, अवैध दुकानें संचालित करके वहां अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी निर्देश है कि अवैध गतिविधियां बंद हों, अतिक्रमण बंद हो। शासकीय भूमि में जितने भी अतिक्रमण हैं और खासकर जो बड़े अपने आप को समझते हैं तो उनका अतिक्रमण जो है भूतल परिवहन विभाग के सहयोग से हटाया जा रहा है। और ऐसे जो भी अतिक्रमण मिलेंगे वो निरंतर हटाए जाते रहेंगे। कितने चिन्हित किए गए हैं? ये तो भूतल परिवहन विभाग हमको सूची दे रहा है और वही बताता है कहाँ टारगेट करना है। हम लोग कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए वहाँ मुस्तैद रहते हैं। अनाउंस भी करवाया जा रहा है जी। संबंधित भूतल परिवहन विभाग द्वारा इसके पूर्व 3 दिन पूर्व डुग्गी पिटवाई गई थी, नोटिस दिया गया था, लाउड स्पीकर से इन लोगों को सूचित। आवासीय पट्टी की मांग को लेकर इंजीनियर दीपक सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर सौंपा गया कलेक्टर के नाम ज्ञापन। कांग्रेस उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह की अगुवाई में वार्ड 16 व वार्ड 9 के रहवासियों ने आवासीय पट्टे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में रीवा 24 ने इंजीनियर दीपक सिंह से चर्चा की। वार्ड 16 के लोग आवासीय पट्टे के लिए 3
पुश्तों से ये लोग 70-80 सालों से वार्ड 16 चूना भट्टा के पीछे साइड पे रह रहे थे, पर आज तक इनको आवासीय पट्टा नहीं दिया गया। और अब मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आम आदमी पार्टी द्वारा निकाय चुनाव को लेकर की गई अहम बैठक। आगामी होने वाले नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में शहर के गार्डन में बैठक का आयोजन करते हुए लिए गए अहम निर्णय। इस संबंध में रीवा 24 ने आपके पदाधिकारियों से चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान तो झूठ बोलने में माहिर है, घोषणावीर है। उन्होंने पिछले 16 वर्षों में खाली घोषणाएं करी। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महिला अत्याचार के मामले में ये प्रदेश देश में नंबर 1 पे हो रहा है, कुपोषण के मामले में प्रदेश देश पे नंबर 1 हो रहा है। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और तमाम एजेंसियों के आंकड़े बोल रहा हूँ। 5 किसान रोज मध्य प्रदेश में आत्महत्या करते हैं। किसान खाद बीज के लिए यहाँ तरस रहे हैं, कहीं कर्जे के नाम पर, कहीं बिजली बिल के नाम पर आत्महत्याएं दिनों ब दिन बढ़ती जा रही। शिवराज सिंह किस मुंह से कह रहे हैं? वो तो बसें लगाकर जैसे तैसे करके सम्मेलन बुला रहे हैं। उसी सम्मेलन में जो किसान पहुंचते हैं वो बोलते हैं कि हम तो किसान सम्मेलन के साथ हैं, यहाँ हमें लाया गया था तो हम आ गए थे। किसान भोले भाले हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये तो झूठ बोलने में मोदी जी से आगे हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा। इन्होंने प्रदेश को न केवल छला है बल्कि ठगा है। लोग इसके पहले अगर कांग्रेस की सरकारें रहीं या कमलनाथ की सरकार रही, उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने का अगर काम किया है, तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने जनता की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम किया। आगामी चुनाव देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, न केवल चुनाव लड़ती है, हम चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम करते हैं। हमने दिल्ली में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के बाद तमाम तरह के काम, सड़क नाली, ये तो हमने तत्काल बना ही दिए। घर घर पीने का पानी पहुंचाया। मध्य प्रदेश से बिजली दिल्ली सरकार खरीदती है, देश की सबसे सस्ती बिजली, 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देती है। मध्य प्रदेश में मामा जी सबसे महंगी देश की बिजली जनता को देते हैं। जब चुनाव आता है 1 महीने माफ करके अगले महीने 3 महीने को वसूल लेते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी तो जनता के मुद्दे पे काम करने वाली पार्टी है। चुनाव में हम लगातार जवाब दो हिसाब दो यात्रा प्रदेश के सभी वार्डों में चला रहे हैं, रीवा में भी चलाएंगे। उस यात्रा के दौरान जनता के मुद्दे हम चिन्हित कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और मैनिफेस्टो बनाकर लोगों को बताएंगे कि ये काम हम आपको लिए करने वाले हैं, उन कामों को करेंगे भी। साथ ही जो पिछले भ्रष्टाचार रहे हैं पार्षदों के, महापौरों के, इसके आगे चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, उनके भ्रष्टाचार लगातार आम आदमी पार्टी उजागर करती रहेगी और यहाँ हम काम करते रहेंगे। ओबीसी महासभा ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपते हुए मांग की है कि आगामी जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। ओबीसी महासभा की मांग है कि उसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी प्रदान की जाए।
आजादी के बाद से ओबीसी की जनगणना नहीं हो पाई है, जिससे देश की आधे से ज्यादा आबादी को उसकी संख्या के हिसाब से हक व अधिकार नहीं मिल पा रहा। ज्ञापन दौरान दर्जनों लोगों की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में रीवा 24 ने ज्ञापनकर्ताओं से बात की। जनगणना होने वाली ओबीसी होने वाली है, उसके तहत आज हम लोगों ने 21 तारीख से ओबीसी महासभा का पूरे राज्य में ये ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है। उसी तहत आज रीवा में हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम करेंगे और जो जाति जनगणना है उसका कॉलम जोड़े जाने के साथ में ज्ञापन दे रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग ओबीसी महासभा द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। किसके नाम ये ज्ञापन ये राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर दिया जाएगा और एसडीएम को देंगे हम लोग यहाँ। ज्ञापन कई बार सौंप चुके हैं लगातार, लेकिन ये किस तरह सरकार है कि सबकी जनगणना हो गई है, लेकिन ओबीसी की जनगणना 1931 में हुई है, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। इस तरह आज हम लोग पूरे देश में 21 तारीख से हमारा ओबीसी महासभा चल रहा है। उसी तरह रीवा में हम लोग फिर ज्ञापन दे रहे हैं। मांगे अगर नहीं मानी जाती तो उसको निश्चित ही हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदारी इस प्रकार एक किसान आंदोलन भी देखने चल रहा है। हम लोग भी पूरी तरह उसमें लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और दोनों आंदोलन को जोड़ के देखा जाएगा और एक बड़ा क्रांति के रूप में देखा जाएगा ये देश में। समग्र उत्थान पार्टी ने भगवान परशुराम मंदिर के पास से हटाए गए अतिक्रमण का विरोध जताते हुए सौंपा ज्ञापन। बीते दिवस जिला प्रशासन द्वारा एमपीआरडीसी की जमीन बताते हुए इटौरा बाईपास के पास स्थित परशुराम मंदिर के पास बनी यज्ञशाला, चबूतरा समेत संतों के आवास को प्रशासनिक बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर समग्र उत्थान पार्टी ने विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पुनः निर्माण कराए जाने की मांग की। इस संबंध में रीवा 24 ने पूर्व सांसद प्रत्याशी समग्र उत्थान पार्टी शिव कुमार मिश्रा समेत अन्य संबंधित जनों से बात की। समग्र उत्थान पार्टी के सदस्यता प्रभारी एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शिव कुमार मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश एवं जिला प्रशासन से यह मांग किया जा रहा है कि शीघ्र ही मंदिर निर्माण उसी स्थान पर जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा भगवान परशुराम के समर्थन में व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की है। अभी आपने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, तो उसमें क्या आपको आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा आवेदन ले लिया गया है, बोले इसको हम दिखवाते हैं अपने स्तर से। यदि मांगे पूरी नहीं हुई, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम रीवा जिला ब्लॉक करेंगे, रोड जाम करेंगे। अभी चेतावनी दिया हूँ, आगे यदि इस प्रकार से हिंदू हमारे मंदिर बना हुआ था बाईपास में, उसको ढहा दिया गया। बिल्कुल ब्रह्मपुत्र का बिल्कुल हनन हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह से और शासन प्रशासन दोनों से कि मंदिर हिंदुत्व के नाम जरूर लेते हैं, लेकिन नाश करने में लगे हुए हैं, हिंदुत्व का एकदम पूरा अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। ये ना करें, मेरा उनसे आग्रह निवेदन है और परशुराम मंदिर में पुनः उनका स्थापित करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। जय। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कार लूटकर भागे आरोपी को 24 घंटे के अंदर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार समेत किया गिरफ्तार। नर्सों की पूर्व चयन प्रक्रिया निरस्त अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। अवैध नशा कारोबारी के आशियाने व दुकान को किया गया जमींदोज और किसानों में फसल बीमा हेतु जागरूकता लाने